नमस्कार दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने क्लास 9th का एनसीईआरटी जियोग्राफी को पढ़ा। अब हम क्लास 9th के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उनको करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बने थे उसको हमने किया। आज हम चैप्टर नंबर 3 अपवाह में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहे हैं वे भी करेंगे और अन्य पॉइंट भी जानेंगे। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हमें पता रहना चाहिए कि लक्ष्मी सागर झील है बिहार के दरभंगा में। कहाँ पर है? बिहार के दरभंगा में। तो विकल्प सही हो जाएगा आपका 3। उसके बाद एक लक्ष्मी सागर झील जो है वह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में भी एक लक्ष्मी सागर झील स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन लवणीय झील है यानी खारे पानी की झील? उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और यह कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद जो डल झील है यह भी मीठे पानी की झील है और गोविंद सागर झील भी मीठे पानी की झील है। लेकिन जो सांबर झील है विकल्प नंबर 3 वह खारे पानी की झील है और यह अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। और यह किस राज्य में है? राजस्थान में। और सांबर झील से खाने का नमक भी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो गंगा नदी पर जो गांधी सेतु है वह पटना शहर के निकट अवस्थित है। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो महानदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती, कृष्णा नदी भी नहीं, तुंगभद्रा नदी भी नहीं। और तापी नदी क्या है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और यह किस नदी जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके दक्षिण से होकर बहती है। इसके दक्षिण से होकर बहती है। सबसे पहले विंध्याचल श्रेणी है यानी सबसे ऊपर क्या है? विंध्याचल उत्तर में, सबसे उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है। फिर उसके बाद आपका नर्मदा नदी बहती है। फिर उसके बाद आपका सतपुड़ा श्रेणी है। फिर उसके बाद जो है वह तापी नदी बहती है। और तापी नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। हम यह एनसीईआरटी में क्लास 9th के अनुसार देख रहे हैं। तापी नदी की लंबाई दिया है 724 किलोमीटर। और तापी नदी और उसके बाद जो नर्मदा नदी है ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक दामोदर नदी है भारत की दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी भारत की तापी नदी, नर्मदा नदी और दामोदर नदी यह तीनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और जो महानदी है यह उड़ीसा राज्य में बहती है। और महानदी पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। और महानदी की लंबाई है 860 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा नदी है। जो कृष्णा नदी है इस पे नागार्जुन सागर बांध है और कृष्णा नदी की लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। और यह कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। और उसके बाद सरदार सरोवर बांध से राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात,
यह चारों राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी की लंबाई है आपका 1465 किलोमीटर। और उसके बाद जो क्लास 9th के एनसीईआरटी में गोदावरी नदी की लंबाई दिया है लगभग 1500 किलोमीटर, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी के अनुसार दिया हुआ है। और गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक शहर से निकलती है, और गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला भी लगता है। और उसके बाद जो कृष्णा नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और कृष्णा नदी की कुल लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। जो नागार्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होकर निकलती है। उसके बाद महानदी है, तो महानदी को हम उड़ीसा का शोक बोलते हैं, उड़ीसा का शोक। और जो दामोदर नदी है उसको हम बंगाल का शोक बोलते हैं। तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है महानदी पर? हीराकुंड बांध। और महानदी की लंबाई है 860 किलोमीटर एनसीईआरटी क्लास 9th के अनुसार। और जो हीराकुंड बांध है वही भारत की सबसे बड़ी बांध है, और इसकी कुल लंबाई है लगभग 8.4 किलोमीटर हीराकुंड बांध की। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो हमें पता है कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही, सी हो जाएगा सही। लेकिन हम अब सिंधु जल समझौता के बारे में यहीं पर डिटेल से जान लेते हैं, ताकि हमें दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता न हो सिंधु जल समझौता के बारे में। तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, और किसके द्वारा हुआ था? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था सिंधु जल समझौता? तो विश्व बैंक के द्वारा। समझ में आ रहा है ना, किसके द्वारा हुआ था? विश्व बैंक के द्वारा। और सिंधु जल समझौता में नियम क्या था? तो जो उत्तर भारत की यानी उत्तर भारत की जो उत्तरी नदियां हैं उसमें सिंधु, देखिए सिंधु, जो उत्तर की 3 नदियां हैं सिंधु, और उसके बाद झेलम, और उसके बाद चेनाब, जो ये 3 नदियां हैं उत्तर की तरफ, इन तीनों नदियों का 80% जो जल है वह कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। और उसके बाद इन तीनों नदियों का 20% जल है वो कौन उपयोग करेगा? तो भारत। और उसके बाद जो झेलम नदी है इस पे भारत ने तुलबुल परियोजना बनाया है, और जो चेनाब नदी है उस पे भारत का सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, इन तीनों परियोजनाएं भारत का चेनाब नदी पर है। और सिंधु जल समझौता में सिंधु कब हुआ था? 1960 में विश्व बैंक के द्वारा। और उसके बाद जो उत्तर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों का 80% जल कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। और इन 3 नदियों का 20% जल उपयोग करेगा भारत। और उसके बाद जो दक्षिण की 3 नदियां हैं चेनाब के बाद, यानी सिंधु, चेनाब, झेलम, उसके बाद जो 3 नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास, जो ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का यानी ये जो 3 नदियां हैं इनका 80% जल उपयोग करेगा कौन? इसका 80% जल उपयोग करेगा भारत। और इन 3 नदियों का 20% जल उपयोग कौन करेगा? तो पाकिस्तान। यही सिंधु जल समझौता में नियम बना था कि सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में, और उसके बाद विश्व बैंक के द्वारा हुआ था। और सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% जल उपयोग करेगा पाकिस्तान, और सिंधु, चेनाब और सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% जल उपयोग करेगा भारत, और 80% कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। और जो इसके बाद 3 नदियां हैं रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदियों का 80% जल उपयोग करेगा भारत, और 20% जल उपयोग करेगा कौन? पाकिस्तान। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम क्या है? सांगपो। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को
हम शुरू से बताते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, और उसके बाद सांगपो नदी हो गया, और उसके बाद हो गया दिहांग, और उसके बाद हो गया आपका जमुना नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी, दिहांग नदी, और उसके बाद जमुना नदी। और यह चार नाम हैं, और ये चारों नाम किसके हैं? तो चारों नाम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ बोलते हैं? तो असम में। और उसके बाद सांगपो नदी कहाँ बोलते हैं? तो तिब्बत में। और उसके बाद दिहांग कहाँ बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद जमुना कहाँ बोलते हैं? तो बांग्लादेश में। यह हमें पता रहना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से होकर निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में एक विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाती है, जिसको हम मांजुली द्वीप कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और उस नदी द्वीप का नाम क्या है? मांजुली द्वीप। और जो असम नदी है वे तिब्बत के शुष्क क्षेत्र में 1200 किलोमीटर बहते हुए भारत के जो अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा है, यांगपा दर्रा उससे क्या करती है? उससे भारत में प्रवेश करती है। यांगपा दर्रा से किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 8 नंबर का। इनमें से गर्म जल का जल प्रताप कौन है? काकोलद, गोरसप्पा, ब्रह्मकुंड और शिव समुद्रम। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। शिव समुद्रम जो जल प्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 760 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार, क्लास 9th के अनुसार। और उसके बाद जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कहाँ पर? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात। और कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह भी कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर। किस नदी पर है? वाराही नदी पर। हम डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। तो गंगोत्री जो है किसका उद्गम स्थल है? तो गंगा नदी का। और जो मानसरोवर झील के निकट से 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन? देखिए, सिंधु नदी निकलती है यहीं से, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है, और उसके बाद सतलज नदी भी लगभग इसी के पास से निकलती है। ये 3 नदियाँ वहाँ से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से। और जो गोसाई धाम है इस यहाँ से कोसी नदी निकलती है। किस राज्य में है? तो नेपाल में। गोसाई धाम कहाँ पर है? नेपाल में। और विकल्प क्या हो जाएगा आपका? जो विकल्प सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही। और उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी से सतपुड़ा श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? तापी नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, रचनात्मक यानी भू धरातलीय रचना पर निर्भर करता है, कि भूमि की ढाल पर निर्भर करता है, या जल की प्राप्ति पर निर्भर करता है? तो किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र इनमें से, मतलब ये जो तीनों विकल्प हैं तीनों सही हैं, सभी पर निर्भर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता का कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जालीनुमा। ये जो क्या है, क्या करता है? अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है उल्कापिंड से बना झील है, और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम।
उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील है जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। और उलर झील को जो है जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो उलर झील को जल झेलम नदी से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम पश्चिमी ढाल से है, तो नहीं, सतपुड़ा से भी नहीं है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। और कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी से है। और सतपुड़ा से तापी नदी का उद्गम स्थल है। और पश्चिम के ढाल से अनेक नदियाँ निकलती हैं जिनकी जो लंबाई है वह बहुत कम है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हमें पता है बिहार का शोक है कोसी नदी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हमने आगे ही बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है। और सांगपो कहाँ कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो तिब्बत में। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो मानसरोवर झील के निकट से, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के शुष्क क्षेत्र में 1200 किलोमीटर बहते हुए यांगपा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? यांगपा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम मांजुली द्वीप बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ पर स्थित है? मध्य हिमालय में, या शिवालिका में, या सतपुड़ा में, या महान हिमालय में? तो आंसर क्या हो जाएगा? महान हिमालय में। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री महान हिमालय में स्थित है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है यह? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नदी यमुना नदी। और यह कहाँ मिलती है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या करती है? गंगा नदी से मिल जाती है। और जो यमुना नदी है इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और चंबल, बेतवा और केन नदी ये सब यमुना नदी के सहायक नदी हैं। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी निकलती कहाँ है? तो यमुना नदी निकलती है महान हिमालय में से। और जो आगरा है, दिल्ली है, यह सब यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा है महानदी नहीं, गोदावरी नदी। दक्षिण की जो गंगा है वह कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। विकल्प ए हो जाएगा सही। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। क्लास 9th के एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया है कितनी? 1500 किलोमीटर। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कई जगह 1465 किलोमीटर दिया है, हर जगह 1465 किलोमीटर दिया है, लेकिन क्लास 9th के एनसीईआरटी में लगभग 1500 किलोमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? तो झारखंड स्थित जो तिलैया बांध है वह धसान घाटी के प्रकार की झील है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20, कांवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो कांवर पक्षी विहार जो है बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में है। और यह एक जो कांवर झील है, कांवर पक्षी विहार तो बेगूसराय में है, लेकिन जो कांवर झील है वह भी बेगूसराय में है। और कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो गंगा कार्य परियोजना हुई थी 1985 में प्रारंभ हुई थी, नमामि गंगे परियोजना के नाम से। यह बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? तो टिहरी परियोजना का विकास हुआ है भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? भागीरथी प्लस भिलंगाना नदी। भागीरथी प्लस भिलांगना नदी के पर हुआ है टिहरी परियोजना का विकास। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और सबसे बड़ी बांध कौन सी है? तो सबसे बड़ी बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भांगड़ा नागल परियोजना जो है सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए मांडवी नदी, जुआरी नदी, और उसके बाद तुंगभद्रा नदी, और उसके बाद नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। और यह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और उसके बाद मांडवी नदी जो है यह गोवा से होकर बहती है, और जुआरी नदी भी गोवा से होकर बहती है। और यह तीनों नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन तुंगभद्रा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए चंबल नदी और बेतवा नदी और लूनी नदी, जो ये सब चंबल और बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। और सोन नदी जो है यह सीधे आकर गंगा नदी में, दक्षिण भारत से सीधे आकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। और लूनी नदी जो है यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है राजस्थान में बहती है, और लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, वह धरातल पर ही कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, यानी अदृश्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? तो सांबर झील जो है यह खारे पानी की झील है, और कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद डिडवाना झील भी राजस्थान में है और खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील भी खारे पानी की झील है। लेकिन उलर झील जो है वह मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है उलर झील। और उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और उलर झील को जो जल प्राप्त होता है वो झेलम नदी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? झेलम नदी से, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हमने पढ़ा था सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में विश्व बैंक के द्वारा। और सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इन तीनों नदियों के जल का 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% उपयोग करेगा भारत। और उसके बाद रावी, सतलज और ब्यास, इन तीन नदियां जो दक्षिण की हैं, दक्षिण की तरफ बहती हैं। उत्तर की ओर की जो तीन नदियां हैं उसमें सिंधु, चेनाब, झेलम में 80% जल उपयोग करेगा पाकिस्तान, 20% जल उपयोग करेगा भारत। और उसके बाद जो तीन नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास, इन तीनों नदियों का 80% जल उपयोग करेगा भारत और 20% जल उपयोग करेगा पाकिस्तान। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है? तो जल विभाजक इसमें से कौन नहीं है? अरावली नहीं है, या पश्चिमी घाट नहीं है, या पूर्वी घाट नहीं है, या हिमालय नहीं है। तो जो है पूर्वी घाट जो है ये जल विभाजक का कार्य नहीं करती। अरावली, पश्चिमी घाट और हिमालय जल विभाजक पर स्थित हैं, यानी जल विभाजक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, कहाँ से होती है? तो गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, देखिए गोमुख से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और गोखुर जो है, गोखुर से नहीं, गोखुर झील होता है। और मानसरोवर झील से सिंधु और ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। और गोसाई धाम से किसका उद्गम स्थल है? तो कोसी नदी का। और सिंधु, देखिए यहाँ से मानसरोवर झील के निकट से सिंधु, और उसके बाद सतलज, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से है। गोमुख से गंगा की नदी, और यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को मेघना बोलते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती हैं बांग्लादेश में, तो उसके आगे उसका नाम पड़ जाता है मेघना नदी। और मेघना नदी के रूप में गंगा, यमुना बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो पटना हमें पता है कि गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है। और पटना में गंगा नदी की लंबाई है 99 किलोमीटर।
पटना नदी में गंगा नदी बहती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, भागीरथी देवप्रयाग में किस नाम से मिलती है। तो भागीरथी जो है वह देवप्रयाग में किस नाम से मिलती है, यानी किस नाम से नहीं, भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है। तो भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी से, और इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। हम यहाँ इस चैप्टर में हम पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अलकनंदा नदी सबसे पहले सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, और उसके बाद देखिए अलकनंदा नदी पांचों प्रयाग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा किससे मिलती है, सबसे पहले धौली गंगा से। कहाँ मिलती है यह भी देखेंगे। फिर अलकनंदा किससे मिलती है, नंदाकिनी नदी से। और उसके बाद अलकनंदा मिलती है पिंडार नदी से। किससे, पिंडार नदी से। फिर अलकनंदा मिलती है मंदाकिनी नदी से। फिर अलकनंदा मिलती है किससे, भागीरथी नदी से। और यह कहाँ कहाँ पर मिलती है यह भी देख लेते हैं। तो अलकनंदा जो है धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। और उसके बाद अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में। यह पांचों प्रयागों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है अलकनंदा पिंडार नदी से मिलती है कर्ण प्रयाग में। और उसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है रुद्र प्रयाग में। कहाँ पर, रुद्र प्रयाग में। और अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो देव प्रयाग में। यह हो गए पांचों प्रयाग, ये हो गए पांचों प्रयाग। और जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है तो इसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। और गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 32, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि हरिद्वार में क्या करती है गंगा नदी, देवप्रयाग में गंगा नदी जो है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी के रूप में हरिद्वार में सर्वप्रथम पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 33, इलाहाबाद यानी प्रयाग में गंगा नदी कौन सी नदी से मिलती है। तो प्रयाग में गंगा नदी किससे मिलती है, यमुना नदी से। और यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की चंबल, केन, बेतवा नदी ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। और सिंधु नदी की लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर। इसी को कहीं कहीं पर लगभग 2900 किलोमीटर दिया रहता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की लंबाई लगभग समान है। और पुनपुन नदी जो है यह बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के फतुहा ज़िले में गंगा नदी से मिल जाती है पुनपुन नदी। और घाघरा नदी को ही रामगंगा नदी भी बोलते हैं। यह घाघरा नदी जो है सर्वप्रथम बिहार में जब गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर से, तो सबसे पहले बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34, गोसाईनाथ यानी गोसाई धाम इनमें से कौन सी नदी निकलती है। गोसाई धाम से हमने पढ़ा था कि कोसी नदी जो है, देखिए गोसाई धाम से कौन सी नदी निकलती है। तो हमने पढ़ा था जो कोसी नदी है वे गोसाई धाम से निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोसी नदी। कोसी नदी जो है गोसाई धाम से निकलती है नेपाल में। तो विकल्प कोसी नहीं दिया नहीं है कोसी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई है मानसरोवर झील के निकट से। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, देखिए सिंधु और उसके बाद सतलज, किसका, सतलज, इन तीनों नदी का उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थान के अगल बगल से निकलते हैं, मानसरोवर झील के निकट से। और गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी। और गंगा जो अलकनंदा नदी है वे पांचों नदियों से मिलते हुए 5 प्रयाग में 5 नदियों से मिलते हुए लास्ट में देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गोमुख और गंगोत्री एक ही हो गया। और गोसाई धाम से कौन सी नदी निकलती है, तो कोसी नदी निकलती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36,
देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? तो भारत की सबसे लंबी है गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। पांचों प्रयाग गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है? तो हैदराबाद में। तो गंगा नदी सब किस किस राज्य में बहती है? तो 5 राज्य में बहती है। किस किस राज्य में? 5 राज्य में। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड हो गया। फिर उत्तराखंड से कहाँ पर आती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आती है। फिर उत्तर प्रदेश से किस राज्य में जाती है? तो उत्तर प्रदेश से बिहार में। और फिर बिहार से झारखंड में। फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल में। एनसीईआरटी में झारखंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में गंगा नदी झारखंड से भी बहती है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहती है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है गंगा नदी, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद गंगा नदी बिहार में बहती है 440 किलोमीटर। और झारखंड में बहती है 5 किलोमीटर। कितना? बिहार में कितना? 440 किलोमीटर। और उसके बाद झारखंड में कितना बहती है? 5 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में कितना बहती है? तो 520 किलोमीटर। जबकि एनसीईआरटी में दिया है बिहार में कितना बहती है? 445 किलोमीटर। वहाँ पर झारखंड को इसी में जोड़ दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2900 किलोमीटर। और उसके बाद कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर। क्लास 9th के एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और कावेरी नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल नहीं शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में ही है। किस नदी पर? वाराई नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा नदी पर। गंगा नदी और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन के नाम से जानते हैं, यानी सुंदरवन। जो सुंदरवन डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी और यमुना नदी, तुंगभद्रा नदी। तो हमने पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और विंध्याचल जो विंध्याचल श्रेणी है, देखिए विंध्याचल श्रेणी के बीच में यहाँ पर कौन सा? विंध्याचल श्रेणी के विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में सतपुड़ा श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी से, सतपुड़ा श्रेणी के बीच से। और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ऐसे हम बार बार रिवाइज करेंगे नदियों की लंबाई तो हमें याद हो जाएगा। और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। और यमुना नदी गंगा से इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमें पता है कि अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और लूनी नदी जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती। यह एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो कि धरातल पर ही समाप्त हो जाती है। और उसके बाद नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, 1312 किलोमीटर लंबा है और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। और नर्मदा नदी सबसे लंबी ज्वारधनमुख का निर्माण करती है, लगभग 27 किलोमीटर बड़ा ज्वारधनमुख का निर्माण करती है। और तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, जो कि नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ
कहाँ से बहती है, तो दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दोनों नदी अरब सागर में मिल जाती है। और दामोदर नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सुरी का निर्माण करती है। जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वही एक्सुरी का निर्माण करती हैं। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह नदी ज्वारदमुख का निर्माण नहीं करती। कृष्णा नदी भी नहीं करती और गंगा नदी भी नहीं करती। यहाँ पर कावेरी नदी की लंबाई देखेंगे तो 760 किलोमीटर, और कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। उसके बाद कृष्णा नहीं, कावेरी नदी जो है वह ब्रह्मगिरी चोटी से होकर निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी चोटी से। और उसके बाद नर्मदा नदी जो है इसकी नर्मदा नहीं, कृष्णा नदी है जो है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, और यह महाबलेश्वर चोटी से निकलती है महाराष्ट्र के। और उसके बाद जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और उसके बाद जो गंगा नदी है इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, और यह कहाँ से निकलती है, तो यह गंगोत्री से निकलती है। और इसमें से गंगा नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी किसकी निर्माण करती है, एक्सुअरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा झील कश्मीर में है, तो चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद कोलोरू झील भी वहीं है। फिर डल झील जो है वह जम्मू कश्मीर में है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में, और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। लूनी किस राज्य की नदी है, क्वेश्चन नंबर 44, लूनी जो है राजस्थान की नदी है और यह गुजरात के कच्छ में समाप्त हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस झील का जल खारा नहीं है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का झील। पुलिकट भी झील जो है वो खारे पानी की है, और उसके बाद वेम्बनाड झील भी जो है खारे पानी की झील है, पर कोलोरू झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है, तो महात्मा गांधी सेतु जो है वो पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है, नैनीताल, उलर झील और डल झील और पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है, हिमालय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है, तो बेतवा नदी, सोन नदी, वैगेई नदी और चंबल नदी। तो बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी है, सोन भी है, चंबल भी है, लेकिन वैगेई भी है। चंबल जो है डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, यमुना नदी में मिलती है, उसके बाद गंगा नदी में मिलती है। तो जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। वैगेई नदी भी गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक बड़ी अपवाह द्रोणी है, तो विश्व की सर्वाधिक बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी का है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी तो किसका है, गंगा नदी की अपवाह द्रोणी का है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह शब्दों के बारे में सत्य है, एक क्षेत्र का झील नहीं, ये गलत है, एक क्षेत्र का झील जो है अपवाह से संबंधित नहीं है। और उसके बाद एक क्षेत्र का सिंचाई तंत्र भी नहीं है, एक क्षेत्र का नदी तंत्र जो है वो अपवाह शब्द के बारे में सही है। एक क्षेत्र की विभिन्न सरिताएं ये भी अपवाह क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, परिभाषित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अपवाह द्रोणी के संदर्भ में सत्य है, तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अपवाह द्रोणी के संदर्भ में सत्य है और यह सब क्या है, असत्य है।
ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है गलत है। विभिन्न नदी तंत्रों द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है ये भी नहीं। और उसके बाद वह क्षेत्र जहाँ सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो यह भी नहीं। लेकिन एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र को जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्या है निम्न में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, यानी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील। और यमुनोत्री जो है इसका किसका है? यमुना नदी का। और उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो किसका है? तो गंगा नदी का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 अरीय अपवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? तो देखिए, यह वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होता है, या इस प्रतिरूप में धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है, या कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में विकसित होते हैं, और उसके बाद इसमें धाराएं भूस्थल के ढाल के अनुसार बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? और यह अपवाह के संदर्भ में यह बात सत्य है कि यह कठोर तथा मुलायम चट्टानों के क्षेत्र में विकसित होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों से भिन्न है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उनमें जो जास्कर और नुब्रा और उसके बाद हुंजा, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद एक चेनाब हो गया। इनमें से भिन्न कौन है? तो चेनाब जो है इन तीनों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों नदियां हैं वे सिंधु नदी से कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? कश्मीर में। लेकिन जो चेनाब नदी है इसमें 5 नदियां मिलती हैं। और चेनाब नदी जो सिंधु नदी से सिंधु में नदी में कहाँ पर मिलती है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट में। पाकिस्तान के मिठानकोट में। पाकिस्तान के मिठानकोट में चेनाब नदी जो है सिंधु नदी से मिलती है। लेकिन जास्कर, नुब्रा और हुंजा जो है वह सिंधु नदी से कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। इसलिए इन सभी में भिन्न क्या हो गया आपका? चेनाब नदी। और क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है? तो गंगा, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो इनमें से हिमालयी नदी कौन है? तो इसमें से हिमालयी नदी है गंगा, जो कि महान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो महानदी है यह किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा में। और उसके बाद कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर चोटी से। और उसके बाद कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी चोटी से। तो जो महानदी कृष्णा और कावेरी है ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ सिंधु नदी से मिलती है? हमने ऊपर पढ़ा था कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में। ये सब चेनाब नदी जो है सभी नदियों को आपस, जैसे रावी, सतलज, ब्यास और उसके बाद झेलम, ये सभी नदियाँ चेनाब नदी से मिल जाती हैं। और ये पांचों नदियाँ पंचनद बनते हुए कहाँ पर जाकर मिलती हैं सिंधु नदी से? तो पाकिस्तान के मिठानकोट में। और उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी है? चेनाब नदी। और जो चेनाब नदी है यह 2 नदियों से मिलकर बनती है, चंद्रा तथा भागा नदी से मिलकर बनती हैं। और चेनाब नदी पर भारत में 3 परियोजना है। कौन कौन सी परियोजना है? 3 परियोजना है। कौन कौन सा? एक सलाल परियोजना है, एक सलाल परियोजना चेनाब नदी का बात हो रही है, और एक बगलियार परियोजना, और एक कौन हो गया? एक हो गया आपका दुलहस्ती। यह तीनों परियोजनाएं किसकी हैं? चेनाब नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न में से किस पर निर्भर करती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से किस स्थान पर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब आदि नदियाँ सिंधु नदी से मिलती हैं? तो कहाँ पर? हमने पढ़ा था, आगे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पाकिस्तान के मिठानकोट में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हमें पता है कि गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। और देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी और प्लस भागीरथी नदी,
आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और इसके आगे क्या नाम पड़ जाता है? इसके आगे में नाम पड़ जाता है गंगा। और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। और मेरठ से उत्तर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के से आकर यमुना नदी में मिलती हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो घाघरा, गंडक और कोसी। तो घाघरा नदी तो गंगा नदी में मिलती हैं, तो ये गलत हो गया। और गंगा, कोसी और अमरकंटक ये तो हुआ नहीं। और उसके बाद सोन, बेतवा और चेन नदी जो है यह कहाँ से मिलती है? सोन, देखिए क्या लिखा हुआ है, सोन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार से तो नदी मिलती है, लेकिन इसमें से जो बेतवा और चंबल नदी है ये दोनों नदी आकर यमुना नदी में मिलती है। लेकिन सोन नदी जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यह यमुना नदी में मिलती नहीं। उसके बाद महानदी, दामोदर और कोसी नदी। तो जो दामोदर नदी है वो गंगा जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है। और यह दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक है। और जो दामोदर घाटी परियोजना है वह भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। कब हुई थी? 1948 में। तो इसमें से विकल्प कोई सही नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? बेतवा, चंबल और एक केन नदी, सोन की जगह केन होना चाहिए। तो विकल्प क्या हो जाता? सी आपका सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? तो आंसर क्या हो गया? 20%। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, देखिए गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है उसके बाद मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों एक साथ मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो यहाँ पर हरिके फैराज में यानी पश्चिम बंगाल में जो यह गंगा नदी है वे दो भागों में बढ़ जाती है। एक को तो जो मुख्य भाग है उसको तो भागीरथी नाम से जान लेते हैं यानी गंगा नदी के नाम से, लेकिन जो दूसरी भाग है वो हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और हुगली नदी में आकर दामोदर नदी मिलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए यमुना नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से तो गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी मिलती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और मानसरोवर झील से के निकट से, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद सतलज, ये तीनों नदियाँ क्या करती है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो यह भी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। तो अम्बाला जो है गंगा और सिंधु नदी तंत्र के जल विभाजक पर स्थित शहर है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती हैं? कृष्णा और कावेरी तो नहीं, लूनी और चंबल ये भी नहीं। ये सब कहाँ मिलती हैं? लूनी और चंबल। लूनी नदी तो अरब सागर में या किसी समुद्र में नहीं मिलती। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और नर्मदा और तापी जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। और महानदी और हुगली नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी जो है गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी महानदी जो है इस नदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद हुगली नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और तापी नदी जो है कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में।
देखिए कृष्णा और कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कृष्णा और कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई है एनसीईआरटी क्लास 9 के अनुसार 760 किलोमीटर, और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, और तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, और उसके बाद महानदी की लंबाई है 860 किलोमीटर, और हुगली नदी जो है गंगा से निकलने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। एनसीईआरटी 9 के अनुसार 1500 किलोमीटर के लगभग है, और कहीं कहीं पर 1465 किलोमीटर दिया हुआ है, और जो है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और जो महानदी है इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर है, और जो नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर है, तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ये सभी नदियां जो है तापी और नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में गिरती है, और जो महानदी और गोदावरी है ये कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तीनों से अन्य तीनों से भिन्न है नामों में। देखिए तो तिब्बत में सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ये भी सही है। और उसके बाद बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ये भी सही है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, ये भी सही है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, तो यांगपा दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किससे? यांगपा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और असम में भागीरथी बोलते हैं, तो ये गलत है, ये अन्य तीनों से क्या है, भिन्न है। तो असम में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सी नदी? असम, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में 750 किलोमीटर बहती है, जो कि क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया, यानी 67 क्वेश्चन हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये सब क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर एक जो सिंधु की सहायक नदी भारत में है चेनाब, देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान जाते हैं हम यहीं पर। चेनाब, उसके बाद झेलम, उसके बाद सतलज, ब्यास और रावी। ये हो गया 5 नदी हो गई जो सिंधु की सहायक नदी है। और इसमें चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब का जो हम जान लेते हैं, जो चेनाब का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम भी जान लेंगे यहीं पर। तो चेनाब नदी का प्राचीन नाम था आस्किनी नदी। कौन सी नदी? आस्किनी नदी, ये हमें याद रहना चाहिए। और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। और एक चंद्रा और भागा जो 2 सरिताएं हैं, कौन कौन सी? देखिए 2 सरिताएं चंद्रा प्लस भागा, इन दोनों सरिताओं के मिलने से चंद्रभागा नदी, यानी जिसे चेनाब नदी बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। और झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। क्या नाम है? वितस्ता नदी। और वितस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो शेषनाग झील से निकलती है। और उसके बाद सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। और यह किससे निकलती है, तो मानसरोवर झील से। राकसताल यानी राकसताल झील या मानसरोवर झील, यानी मानसरोवर झील के निकट ये राकसताल झील है, वहाँ से निकलती है। और ब्यास का जो प्राचीन नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं? विपाशा नदी। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा नदी। और यह कहाँ से निकलती है, तो यह ब्यास कुंड झील से निकलती है। और उसके बाद रावी नदी का प्राचीन नाम है परुशड़ी नदी। और जहाँ पर 10 राजन युद्ध हुआ था,
रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुशड़ी नदी। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, वह रावी नदी के तट पर ही हुआ था। और जो लाहौर है वह रावी नदी के तट पर ही स्थित है। और 1930 ईस्वी में यही रावी नदी के तट पर ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1931 को सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुशड़ी नदी। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग। ठीक है, अब हमने इतना जितना हमने पढ़ा, उम्मीद है कि आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया होगा और आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इन सभी क्वेश्चन का जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा। मनोज सर BPSC टीचर करके टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा योगदान अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।